Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are protecting yourself from this coronavirus. May God bless you all. आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और हमने टेस्ट नंबर 11 चेक करना है। चैप्टर नंबर 3 कल हमारा ख़त्म हो गया था, तो उस पर बाद में बात करते हैं। पहले आप टेस्ट चेक कर लीजिएगा हस्ब साबिक। नंबर 1 पे MCQs। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू बिल्ड अ रॉकेट? रॉकेट तामीर करने में देर कितनी लगेगी? चार्ली। 30 years। 2 पे आ जाए। व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हैरीज आइज? हैरी की आंखों का असल रंग क्या था, जो अब गोल्डन आइड हो गया है? तो ओरिजिनली डेल्टा ब्लू, नीला रंग था। नंबर 3, हाउ मच डिड साम डिमांड फॉर मेटल? धात के कितने पैसे मांगे थे उसने सामने हैरी से? $500। चार्ली। 4 पे, हाउ आर द मैन सिटिंग ऑन द स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर? ग्रोसरी स्टोर पर, किराना के स्टोर पर आदमी कैसे बैठे हुए थे? चार्ली। विद ईज एंड लेयर, आसानी के साथ और बड़े फारग अंदाज से। केयरलेसली, इंडोलेंटली, लेजीली, इस तरह से बैठे हुए थे। सिनोनिम्स में नंबर 5 पे पहला कैजुअली, अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो कैजुअल क्या होता है? लापरवाहाना अंदाज, बेनियाजी वाला अंदाज। तो यहाँ सी, चार्ली और केयरलेसली। फ्लैक्स, धब्बे, दाने, तो इसका अल्फा और डॉट्स। कैप्चर्ड, कैप्चर पकड़े जाना, फतह कर लेना भी होता है, तो यहाँ नमूदार हो जाना है, पकड़े जाना। तो यहाँ चार्ली और सीज्ड, SEIZED, ये वाला सीज्ड। पहले सीज्ड का मना ख़त्म होना है, दूसरा डिसीज्ड, फौत शुदा, और आखिरी डी वाला तो आपको आता है, डिक्रीज, कम होना। तो ये स्पेलिंग ध्यान किया करें। अल्फ़ा और चार्ली पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं। सीज्ड का माना स्टॉप्ड और दूसरे सीज्ड का माना पकड़े जाना, कैप्चर्ड। ब्लू प्रिंट्स, खाके को, डिज़ाइन को कहते हैं। बीटा और स्केचेस। 9 पे रिकॉल, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर। तो यहाँ डेल्टा और रिमेंबर, याद आना, याद करना। गुड ह्यूमर, खुश मिजाजी के साथ, खुश तबई के साथ। तो यहाँ चार्ली और जॉलीनेस, जॉलीनेस यानी खुशी, खुश मिजाजी। ये आपका टेस्ट चेक हो गया। अब बच्चों एक्सरसाइज आ जाएं। आप किताब खोलें आराम से। चैप्टर कल ख़त्म हुआ था, तो उसकी एक्सरसाइज में भी कुछ चीज़ें हम किया करते हैं। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस। MCQs भी इसी तरह जैसे अभी अभी हम करके आए हैं वैसे हल करते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर का सेकंड फेज़ होगा। तो खोलें, पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज है। चूज़ द करेक्ट आंसर। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं और उसके जिस्म के रेशे खींचकर तन गए हैं। एज इफ ही वर, जैसा कि वो, ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे कि वो किसी खला के एन वस्त में, मरकज़ में खड़ा हो। तो यहाँ डेल्टा, डी होगा। 2 पे, एट एनी मोमेंट द मार्शन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, बीटा। किसी भी लम्हे, यही तो वो ख़तरा है जो उनको हो रहा है, तो किसी भी लम्हे मरीखी हवा उनकी रूह उनसे खींच सकती है। तो ये कौन सा हुआ? ये बीटा। नंबर 3 पे, व्हाट डिड दे सी ऑन मार्शन हिल्स? मरीखी पहाड़ियों पर क्या देखा उन्होंने? तो वो द ओल्ड सिटीज़, अल्फ़ा।
पुराने शहर देखें। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों, 24 पे, पेज 24 और 4 ये नंबर उसका MCQs का भी। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज? झोंपड़ी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? तो इसका आंसर चार्ली, सी, एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे अच्छे नाश्ते खाए। 5, व्हाट वाज द न्यूज़ लारा टोल्ड हर पेरेंट्स? वो ख़बर क्या थी जो लारा ने अपने वालिदैन को बताई थी? तो वो अल्फ़ा है, द वॉर ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में न्यूयॉर्क में जितने भी या दीगर शहरों में भी जितने भी थे वो स्पेस रॉकेट्स वो तबाह हो गए हैं। अटैक बहरहाल न्यूयॉर्क पर हुआ था, जैसा कि अगले MCQ में आ रहा है। 7, व्हाट डिड दे फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ? ज़मीन पर जब हमला हो गया तो मरीख पर उन्होंने महसूस कैसे किया था? तो कैसे किया था कि वह बाकी दुनिया से कट ऑफ होके, आइसोलेट होके, एक तरह से मरून हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो इसका बीटा और स्ट्रैंडेड, फंस जाना, टू बी काट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो बीटा। नंबर 8, व्हाट वर द मेन डूइंग इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर? किराना के सायादार स्टेप पर आदमी क्या कर रहे थे? तो आंसर बीटा, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, बड़े आराम से, बड़े फुर्सत के अंदाज में एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। 9, हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल? ये शाम की बात हो रही है, हम अभी अभी मेरे वाले टेस्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कितने डॉलर मांगे थे उसने? तो डेल्टा $500। नंबर 10, इन विच सीजन ओल्ड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड्स? तो किस सीजन में बूढ़ा मिस्टर बिटरिंग बड़ा सुनहरी आंखों वाला हो चुका था, उसकी आंखें सुनहरी कब हुई थी? तो ये सीज़न है ऑटम, चार्ली और ऑटम में। ठीक हो गया, ये आपके MCQs हो गए। अब मैंने कहा था अपने तौर पर ये निचला क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स भी किया करें, लेकिन हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? तो आप पहले रुक कर खुद सोचा करें, बहुत अच्छी तरह से कहानी को रिकॉल किया करें, जवाब सोचा करें। आपका आंसर 2-3 सेंटेंसेस में होना चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। बहुत लेंथी और बहुत ग्रैंडिलोक्वेंस में, भारी लैंग्वेज में लिखने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी कोई भी टेंसेस की स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो 1 नंबर कट जाना है, इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। ये बड़ा मेजर सवाल है, इसमें बच्चे तंग भी होते हैं, ख़ुद से जवाब जब लिखना पड़ते हैं तो ज़रा तंगी पेश आती है, इसलिए आपको बार बार लिखना चाहिए। तो व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? ज़मीन पर जाना क्यों चाहता था? शुरू में ही पहले पेज पर आपको बखूबी पता है कि उसने यहाँ आके महसूस कर लिया था कि वो तब्दील हो जाएंगे। पहला पूरा सफ़ा उसके फियर से भरा हुआ है। अब आप पर है कि आप किस तरह से मुख्तसरन सम अप करते हुए जवाब इसका लिखते हैं। वो फील कर रहा था कि हम यहाँ रहे तो तब्दील हो जाएंगे, मैं उसका इंटेलेक्ट जाता रहेगा, माजी खो जाएगा। फिर आगे चलकर तो वो मार्शन वायरस वगैरह का जिक्र भी आता है, तो इसलिए वो फ़ौरन वापस चले जाना चाहता था। तो आंसर क्या होगा? हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ। ये आप सवाल से ही अल्फाज लिया करें कि हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ बिकॉज ही फेल्ट दैट इफ दे स्टेड देयर ऑन मार्स दे वुड बी चेंज्ड, they would lose their identities, they would lose their past,
They wouldn't have any individuality. He was very fearful, terribly horrified. He thought that Martian wind, Martian climate would transform them, and he didn't want to be a Martian. He wanted to retain his individuality, his identity as an Earthman. But the climate here was severe. It was going to change him altogether. That is why he wanted to go back to the Earth. Next question. Why did he want to stay? वो यहाँ ठहरना क्यों चाहता था? अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अपेरेंटली आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा कि वापस क्यों जाना चाहता है पहले में, और अब पूछा जा रहा है कि ठहरना क्यों चाहता है. तो ये देर की बात है, यानी आधी कहानी के बाद की बात है. जब लारा ने आके ये न्यूज़ ब्रेक कर दी कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है, न्यूयॉर्क हिट हो चुका है और सारे स्पेस रॉकेट्स तबाह हो गए हैं, अब कोई चाराकार नहीं रहा उनके पास. उन्होंने अब ठहरना ही ठहरना था उस वक्त तक जब तक के रॉकेट्स आ ना जाएं. अगरचे वो परेशान तो हुए हैं लेकिन मजबूरन अब ठहरना होगा. तो हैरी वांटेड टू स्टे ऑन मार्स बिकॉज Lara had broken the news of the war on Earth. She had told them that all the space rockets had been destroyed. So now there was no way back. They could not go back to Earth. Although Harry wanted to go back, as we have discussed in question number 1, yet no, there was no solution left for them. So he wanted to stay on Mars until the rockets came to rescue them. ये इसका आंसर हो गया. अब आइए क्वेश्चन 3 पे. व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस? आबोहवा कैसी थी? तो बच्चों, असल में तो जंग से डर के यहाँ आए थे, क्योंकि मैं पहले कहानी पढ़ाते वक्त बताया हूँ कि 1950 से पहले लिखी गई है. ताज़ा आलमी जंग ख़त्म हुई थी. उसमें जापान पे अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे. तो अब भी देयर वॉज एवरी लाइकलीहुड, एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वार. द वर्ल्ड वॉज थ्रेटेंड विद वार. दैट इज़ वाई दीज पीपल लेफ्ट अर्थ एंड केम इन टू मार्स, केम ऑन टू द मार्स. बट वेन दे रीच्ड हियर they sensed something very dangerous here in the climate, in the weather, in the seed. They felt that there was some Martian virus also. So what climate did they face? आबोहवा कैसी थी? They faced a very severe climate. It was a harsh climate. The rocket matter no doubt cooled because of the winds, but then the wind at night time was a bit mild, but during the day it was very severe. He thought that they would be darkened, they would be blackened, and their entire intellect would be burnt, they would change. So the climate was not favorable, it was quite unsuitable for them. He feared that it would totally change them. तो बच्चों, इन सवालों के जवाबों में भी जो भी तब्दीलियाँ आनी हैं, वो वायरस वाले सवाल में भी कि वायरस में भी ये चीज़ें हैं, क्लाइमेट में भी ये चीज़ें हैं कि वो उनको तब्दील करके रख सकती है. तो आंसर इस सवाल का क्या हो गया? मुफसरन कहेंगे एक लाइन में तो वो दे फेस अ वेरी हार्श क्लाइमेट, अ वेरी सिवियर एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट विच वॉज गोइंग टू चेंज देम entirely. Next question. What was the condition of the Pickering family on hearing the news of the war on the earth? ज़मीन पर जब जंग की खबर सुनी तो उनकी हालत क्या हुई? They were terribly shocked. All of them. Lara stumbled onto the porch. She was sobbing, weeping, and her speech was broken. The mother, Cora, held on to her husband and her daughter. Harry, the head of the family, was also worried.
He was totally perspired. Sweat poured out on his face. So he was very worried about going back because he was thinking of going back to Earth. And now he realized that they had been stranded on Mars because of war on Earth. Next question. What did they want to grow? अब ये कब की बात है? जब वो वहाँ ठहर ही गए हैं तो उसने पूछा भी था बेटी ने कि अब हम क्या करेंगे? तो हैरी ने क्या जवाब दिया था कि हम अपने कारोबार में मसरूफ़ रहेंगे, बच्चों की और फसलों की, बच्चों की परवरिश करेंगे, फसलें हम यहाँ उगाएंगे। तो उगाना क्या चाहते हैं? पहले से भी जो लोग वहाँ हैं उसका तज़किरा आता है कि पीच ट्रीज़ हैं, अनियंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी यहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग देयर स्टे ऑन मार्स the Bittering family wanted to grow vegetables and fruit there, onions, peaches, and they also wanted to nurture and raise their family here on Mars. Next question. What was the condition of their house? उनके घर की क्या हालत हो गई थी? The harsh Martian climate had also brought about a change in their house. All the boards were warped out of shape. They were deformed. It was no more an earthman's house. हुलिया बिगड़ गया था. अब ये ज़मीनी आबादी नहीं लग रही थी, ज़मीनी इंसानों का घर भी नहीं लग रहा था. इतना तब्दील हो गया था, वो तख्ते वख्ते सारे टेढ़े मेढ़े हो गए थे. The fog at night had also brought a change in their house. So it was not recognizable. The cottage they had built was changed and it was no more an earthman's residence. Question 7. What was the advice Harry gave to the people? वो मशवरा क्या था, वो नसीहत क्या थी जो हैरी ने लोगों को दी? तो बच्चों आपको पता तो है कि वो बहुत डरा हुआ है. तो ये पूरा पेज तकरीबन इसी पर है. वो खुद भी और उनको भी कायल करता है कि तैयारी करो और हमें जहाज़ बनाना चाहिए. So Harry advised the people to build a rocket and go back to Earth. He also warned them that if they stayed there, they would be changed. They would lose their identity. He also hinted at the peach blossoms and onions. He also mentioned the Martian virus, the seeds in the air. All these things were bound to bring about change in them, and he didn't want to be changed. He wanted to retain his identity as Earthman, but the Martian climate was going to bring a change in them. It was going to change them into Martian people, which he didn't want to do. Next question. How dangerous can a Martian virus be? मरीखी वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये पिछले जो सवालों के जवाब हम डिस्कस करते आए हैं, तो स्टूडेंट्स इसके जवाब में भी आप वही कुछ लिखेंगे, क्योंकि कहानी में सिर्फ हल्का सा इसका ज़िक्र है, इससे ज़्यादा नहीं. तो हम खुद ही इन्फर करेंगे कि जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वो मार्शियन वायरस से आ रही होंगी. तो मार्शियन वायरस कैन बी हाईली डेंजरस. इट कैन चेंज देयर personalities and identities. They would become dark. Their eyes would become golden. They would become Martians instead of the Earth people. They would be totally changed. And the prediction, this fear comes true, because later on, when the people from the Earth come to rescue them, they do not recognize them. Neither these people recognize them, because they have also forgotten their past. So the Martian virus, to be brief, can be highly dangerous because it is bound to bring a change in them. तो ये सवाल थे. आगे क्वेश्चन नंबर 4 वाले भी आप देख लिया करें थोड़े बहुत, और तैयार भी साथ साथ करते चले जाएं. बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हुआ. आपने कल इस पर जो 1-2 पेजेस बच गए हैं, 1.5 पेज, उसका टेस्ट तैयार करना है. और मैं आज आपको
अगले चैप्टर की लेसन नंबर 4 की कहानी सुनाता हूँ। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो खासे आसान हैं और दिलचस्प भी हैं। तो आप 1 मिनट का रेस्ट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। स्टोरी सुना के बस कर दूंगा। आपको आज सिर्फ वो टेस्ट देना है और आगे पढ़ाना नहीं है, इजी लें आप। तो लेसन नंबर 4 पे आ जाएं आप। बस आज उर्दू में मैं हल्का सा तारुफ भी करवाऊँगा। तो इसका टाइटल है थैंक यू मैम। मैम बच्चों, मैम पे आप गौर करें, हम कहते तो रहते हैं, ये लफ्ज़ बोलते रहते हैं अक्सर औक़ात, तो इस पे के पास ट्राफी आया हुआ है कौमा सा, वो दरअसल मैडम का मुखफ़फ़ है। तो मादाम, मैडम, मोहतरमा, मोहतरमा आपका शुक्रिया। तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं। एक औरत है जिसका नाम है ल्योला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। परेशान नहीं होना, इतने लंबे नाम से कहानी पढ़ने के बाद आपको ये याद हो जाएगा। और दूसरा एक 13-14 साल लड़का, ये भी अमेरिकन स्टोरी है, लैंगस्टन ह्यूज ने लिखी हुई है। ये 1902 में अमेरिकी रियासत मैसूरी में पैदा हुए और 1967 में न्यूयॉर्क में वो फौत हुए थे। तो बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी का खुलासा स्टोरी बयान करने से पहले मैं आपको इसको थीम बता दूं। बच्चों, मुआशरे में बहुत सारी सोशल ईवल्स हैं, लेकिन मुसन्नफ़ शायद ये बताना चाहता है कि कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता, उसको उसके हालात वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी भी जुर्म की सज़ा देने से पहले हमें उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। तो जदीद नज़रिया भी बच्चों ये है कि ये नहीं कि हमें फेट ने बना रखा हुआ है। बहुत पहले ये नज़रिया था कि मैन इज़ अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी और फेट। इंसान कठपुतली है, पहले से जो लिखा हुआ है वैसे हो क्या रहता है। और हमें बहुत सारा लिटरेचर ऐसे मिलता है कि जो कहा जाता है तकदीर में जो होता है वैसे ही होता है। सोफोक्लीज का एक बहुत मशहूर प्ले जो एक ट्रेजेडी है यूनानी, इडिपस द रेक्स, वो इसी तरह से ही है कि जो कह देते हैं देवता, वो पेशीनगोई करने वाला सोर्सरर वैसे ही होता है। बाद में जब दुनिया ने तरक्की की तो ये नज़रिया वजूद में आया कि कुछ तो तकदीर में लिखा होता है, कुछ इंसान कोई हरकतें करता है जिससे फिर तकदीर भी साथ मिल जाती है। तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी इसमें आती है कि मैन ख़ुद अपनी तकदीर बनाता है और फिर वो गलती छोटी सी होती है तो एग्रवेट होकर बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन जदीद दौर में बिल्कुल और है। तो स्टूडेंट्स ये वाज़े रखें, आजकल क्या है कि मैन इज़ वट अदर मैन हैव मेड ऑफ हिम, इट इज़ द सोसाइटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ मैन। तो उसको सोशल मीलियो ने इंसान को जो बनाना था बनाया हुआ है। तो बुरे लोगों से ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए ये ज़रा ख्याल से सोच लेना हमें चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ाते वक्त और पढ़ते वक्त मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो एक छोटा सा वाक़या याद आने लगता है, वो मैं बताना चाहूँगा बड़ी तेज़ी से। कि सुना है कि सतक सही है, ये रवायतों में है, तो ऐसे वाक़यात ही होते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। तो उनके घर में रात के वक्त एक चोर आ गया। कहानी की तफसील मुख्तलिफ भी हो सकती है जो मैं सुनाऊँ उससे, क्योंकि मुख्तलिफ रवायतें। तो ये जाग गए, चोर ने समझा भी पकड़े गए, लेकिन इन्होंने चोर को ये तासुर दिया कि देखो चुप करो, मैं भी चोर हूँ, घर का मालिक कहीं जाग ना जाए। जल्दी जल्दी से उसके साथ माल बंधवाया और वो चोर लंगड़ा था, उसका माल खुद उठाया और कहने लगे कि तुम तो जल्दी नहीं चल सकते, तो ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं। माल उठाया, गठड़ी बांधी और काफ़ी दूर तक गए। फिर उससे कहने लगे कि यार तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए माल, और दे के तो वो उसको सारा माल दे के आ गए। अब उस वक्त के चोर भी ऐसे होते थे। उसको बाद में कुछ डाउट हुआ तो वो नेक्स्ट डे आया,
इधर देखा कि पता तो लगाऊं कि क्या हालात हैं पीछे, जो चोरी करके रात में आया था। तो देखता क्या है कि वही शख्स बच्चों को दरसो तदरीस का काम कर रहा है, कोई हल्का है शागिर्दा वहाँ मौजूद और पढ़ा रहे हैं। तो उसने तौबा की और वो नेक बन गया। ये भी एक तरीका था इलाज का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तो सब ने सुना हुआ है, 40 दीनार वाला जो माँ ने कहा था सच बोलना। तो इस कहानी की तरफ आते हैं। तो बच्चों, रात के 11 बजे एक औरत जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, मिसेस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, अंधेरी रात में अपने वर्क प्लेस से काम करके घर की जानब लौट रही है। एक लंबा सा पर्स भी उसने उठाया हुआ है, खुद भी ये लहीम शीम भारी भरकम जिस्म की है, ताकतवर किस्म की खातून है, तन्हाई है, अकेले आ रही है। तो इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए एक 13-14 साल लड़का, शायद हालात का मारा हुआ, पीछे से आता है और उसका पर्स जो गले में लटक रहा था उसको खींचता है। लेकिन पर्स भी भारी था और औरत ने पकड़ा हुआ भी मजबूती से था। वो झटके से पर्स का पटा जो स्ट्रैप था वो टूट गया और लड़का पीछे को गिर गया। अब आप इस तरह से जब गिरते हैं तो आपको आइडिया होता ही होगा, जैसे दो भाई बहन या बहनें रस्सी खींचें, एक दूसरे को खींच रहे हैं और वो एक फिर अचानक शरारत से छोड़ दे तो दूसरा पीछे को गिर जाता है। तो इस तरह से जब लड़का गिरा तो उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। अब वो औरत ने मुड़ के देखा तो उसने उठी हुई टांगों पर, बटक्स पर खूब 2-3 किक्कें मारी। उसकी तो हालत ख़राब हो गई। फिर नीचे झुकी, कद चूंकि इसका लंबा था, उसको आगे से गिरबान से पकड़कर ऊपर ही उठा लिया। वो तो हल्का पुल्का सा था, दुबला पतला। उसको फिर हिलाया, उसके दांत बजने लगे। कहने लगी, उठाओ मेरा पर्स, उठा के मुझे दो। उसको पकड़ पर कर फिर साथ ही साथ सड़क पर घसीटने लगी, शायद कुछ इसी तरह जिस तरह आप किसी बकरी शकरी को खींच कर लाते हैं। तो थोड़ी देर बाद उस लड़के ने छुड़वाने की कोशिश की तो उसने झटका दे के अपने सामने कर लिया उसको, फिर हिलाया और उसके दांत, जो मैंने पहले कहा, दांत बजने लगे। और फिर चलती आ रही है, घर ले आई, दरवाज़ा खोला, अंदर आ गई। अंदर आके दरमियान में कहानी में और भी कुछ वाक़यात आते हैं, जब पढ़ेंगे तो फिर सही में मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। वो बैठ गए। अब हल्के फुल्के से लड़का बहुत डरा हुआ है, वो किसी भी तरह से जाना चाहता है, लेकिन अब यहाँ से ये औरत उसके साथ बड़ा मदरली ट्रीटमेंट करती है और ये एक तरह की साइकोथेरेपी होने लगी है कि आप ज़रूरी नहीं सख्त अंदाज से सज़ा दें और इन मुजरमों को सही करें। आपकी खुश अखलाकी बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकती है। उससे पूछती है कि तुम, नाम क्या है तुम्हारा? वो बताता है मेरा नाम रॉजर है। तो ये तेरा मुंह बड़ा गंदा है, कोई नहीं तुम्हें जो तुम्हारे घर में बताए, कोई शख्स नहीं है कि मुंह धोया जाता है? वो कहता है कि नहीं, नो मैम। अच्छा, मुख्तसर से सवाल होते हैं और उनका बस यस मैम, नो मैम, मुख्तसर सा जवाब देता है, जिससे औरत को ये अंदाज़ा बखूबी हो जाता है कि ये नेगलेक्टेड चाइल्ड है, स्पाइल्ड चाइल्ड है, कि बचपन में ही शायद माँ बाप से महरूम हो चुका है, खाना वाना इसको खिलाने वाला कोई नहीं है, आवारा हो चुका है, इसका शायद अपना कसूर नहीं है। तो कहती है, अच्छा तो फिर ये तो तुम्हारा मुंह तो आज धुल के रहेगा, मैंने आज मुंह धोना है तुम्हारा। उसे कहती है घर, तो चलो जाओ बेसिर पे जाके मुंह धो के आओ, ये गंदा मुंह है तेरा, प्रेजेंटेबल लगोगे तुम। वो मुंह धोने जाता है तो यहाँ से उसके छोटे छोटे जुमले बड़े दिलचस्प हैं। दूर से आवाज़ देती है, टूटी चाल लेने देना ताकि पानी गर्म आ जाए। फिर थोड़ी देर बाद, ये तौलिया भी ले लो, मुंह साफ कर लेना। अब बच्चा बड़ा हैरान, चूँकि उसके साथ तो इस तरह का सलूक किसी ने किया ही नहीं था, इतनी मेहरबानी वाला। मुंह माँ धो के वो आ गया, अब बैठे हुए हैं। तो वो पूछती है उससे कि तुमने ये हरकत क्यों की? अब बच्चे में भी थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई तो कहने लगा कि मैं नीले स्वीड के नरम चमड़े के जूते खरीदना चाहता था। अब जब ये कहा तो कहने लगी कि तुम
सीधे मुझसे पैसे मांग लेते। अब अमेरिकन सोसाइटी में ये कह देना कि मुझसे पैसे ले लेते तो मैं तुम्हें जूते खरीद देती, ये बहुत बड़ी बात थी। लड़के की ज़िंदगी में, रॉजर की ज़िंदगी में ये पहला मौका है कि कोई इतना अच्छा सलूक कर रहा है। और ज़रा टाइम पे भी गौर करें, अंधेरी रात, रात का वक्त, और अब अपने घर में ले आई हुई है। घर भी यहाँ ये किराए पे लिया हुआ बहुत बड़ा सारा कमरा है, उसके अंदर ही एक छोटा सा किचन बना हुआ है, साथ दूसरे कमरों में और लोग भी रह रहे हैं, जैसे कोई हॉस्टल टाइप नहीं होता, इस तरह से है। तो कहती कि तुम मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेते। कहता है मैम, हैरान हो के। तो फिर वो कहती है लगता है तुझे भूख भी लगी हुई है, चुप। तो कहते अच्छा मैं खाना बनाती हूँ। उसे ये भी कहती है कि देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मेरा पर्स छीनने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे पैसे मांग लेते। तो मैंने भी बच्चे जवानी में, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। अच्छा, यहाँ रोक के कहती है कि तुम सोचोगे कि मैं अब ये कहूँगी कि मैंने तो लोगों के पर्स चोरी नहीं किए थे। तो फिर खुद ही कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहना था, मैं तो ये बता रही थी कि सब लोगों में खामियां होती हैं। मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हत्ता कि अगर अल्लाह ताला, जो कि खुद पहले से ही जानते हैं, अगर अल्लाह ताला को भी, मैं तो उनको भी नहीं बताना चाहूँगी, इतने बुरे बुरे काम किए हैं। अब ये होता है दूसरे को एतमाद देने का तरीका, कि अपने आप को किसी तरह दूसरों से सुपीरियर ना समझें, उस जैसा बना दें। अब बच्चा परेशान भी है लेकिन बातें गौर से सुन रहा है, खाना खिलाती है, फिर और कहती है कि टेक सम मोर सन, बेटा कह के पुकारती है कि बेटे ये लो खाना और खाओ। फिर उसको जाते हुए $10 नोट देती है कि ये लो $10 नोट, और देखो आइंदा किसी का, मेरा या किसी का पर्स छीनने की कोशिश ना करना, क्योंकि जो गंदे तरीके से हासिल किए गए जूते होते हैं वो पाँव को जला डालते हैं, और आइंदा एहतियात करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम एहतियात करोगे, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना। लड़का तो बहुत ज़्यादा ममनून हो चुका था, उसमें एक इनकलाब बर्पा हो गया, तब्दीली आ चुकी थी। दरवाज़ा से निकला, बहुत ज़्यादा मरूब था, बाहर निकलने लगे हैं, तो वो शायद थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत ना पड़ी, और औरत ने उस स्टेप्स पे खड़े होके उसको गुड नाइट कहा और वो चला गया। तो ये मुख्तसर सी कहानी है, दिलचस्प सी कहानी है। इसमें बच्चों लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो जो डायलॉग में है वो कहीं कहीं उनकी वो स्पायर्ड लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, वो हम इंशाल्लाह ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। वो ज़रूरी टेंसेस वेंसेस का ख्याल रखा गया। इंशाल्लाह हम कल ये स्टोरी पढ़ेंगे, दिलचस्प कहानी है। खुदा हाफिज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।